सबसे पहले हम देखते हैं, अब यहाँ पे हम 7th सेगमेंट में आते हैं चैप्टर के, जिसमें क्रूसेड्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। क्रूसेड विच आई जस्ट टोल्ड यू स्टार्टेड इन 11th सेंचुरी। इसमें क्या हुआ था, क्रूसेड क्यों हुआ था? क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध, जिसको जिहाद भी कहा जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी कि हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स मुस्लिम ग्रू व्हेन नॉर्मन्स, हंगेरियंस एंड स्लाव्स कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। वो जो एरिया था हंगेरी का, जो स्लाव वाला जो एरिया, स्लेव वर्ड से स्लाव बना है, और जो नॉर्मन्स वाला एरिया था, ये लोग ऑफिशियली जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुके थे, इस वजह से मुस्लिम्स को अपना मेन एनिमी मानते थे। तो इनकी हॉस्टिलिटी या इनका जो आपसी दुश्मनी थी वो बढ़ गई। उसके बाद क्रिश्चियन और मुस्लिम की जो हॉस्टिलिटी थी या जो दुश्मनी थी, उनके कारण थे, 2 कारण थे। सबसे पहले चेंज इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड चेंज इन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। सोसाइटी वेस्टर्न यूरोप की चेंज हो रही थी, उनकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था, और जो क्लर्जी और आर्मी थे, दे वर मेकिंग एफर्ट्स फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू स्टॉप दिस हॉस्टिलिटी। Then economic growth based on agriculture and trade, and all military violence was forbidden in place of worship during certain time against churchmen etc. तो ये चीज़ हमने अरब में भी पढ़ा था कि जो पर्टिकुलर जो रिलीजियस प्लेसेस होते थे वहाँ पे फॉरबिडन था, वायलेंस मना था। क्रिश्चियनिटी में भी यही था कि चर्च वाला जो एरिया था वहाँ पे वायलेंस मना था। इकोनॉमिक ग्रोथ जो था वो एग्रीकल्चर और ट्रेड पे बेस्ड था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही थी। इस वजह से एग्रेसिव टेंडेंसी ऑफ फ्यूडल सोसाइटी मूव्ड अवे फ्रॉम क्रिश्चियन वर्ल्ड टुवर्ड्स मुस्लिम। अब क्या था, फ्यूडल सिस्टम में आपसी लड़ाई होती थी, इनकी एग्रेसिव नेचर था, आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन जब क्रिश्चियनिटी ने वायलेंस से मना कर दिया तो इनका जो एग्रेशन था वो अपने एनिमीज़ की, जो बाहर के एनिमीज़ थे, उसके ऊपर आ गया। और बाहर के एनिमी क्रिश्चियंस के कौन थे? मुस्लिम्स थे। तो ये बड़ा पिक्यूलियर सा एक सिस्टम है कि इफ़ यू आर नॉट फाइटिंग अमंग योर सेल्फ, यू गो एंड फाइट आउटसाइड। ये वाला यहाँ पे रीज़न दे दिया। इसलिए इस वायलेंस को जस्टिफाई माना जाता था। एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से लड़ने के को क्रूसेड कहा जाता था, यानी धर्म युद्ध यानी जिहाद। उसको यहाँ पे जस्टिफाई भी माना जाता था। देन कमिंग टू द ईयर 1092, जिसमें मलिक शाह डाइड with the death of Seljuk Sultan Malik Shah of Baghdad, his empire disintegrated and Byzantine emperor जो था Alexius, he regained Asia Minor, जिसको टर्की कहा गया बाद में, and Syria. तो एक आप यहाँ देखिएगा, 1 by 1 sometime one community becomes strong, other time the other community. यहाँ पे सल्जुक सुल्तान का जो एरिया था बगदाद वाला वो डिसइंटीग्रेट हो गया। बाइजेंटाइन एम्परर जो था एलेक्सियस, उसने एशिया माइनर और सीरिया को अपने अंडर में कर लिया। फिर 1095 में पोप, जिसका नाम अर्बन सेकेंड था, उसने क्रिश्चियनिटी को एक बार फिर रिवाइव किया और होली वॉर के बारे में उसने शिक्षा देनी शुरू की लोगों को, एक तरह से टू लिबरेट द होली लैंड। जो लैंड क्रिश्चियनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट था, उस लैंड को लिबरेट करने के लिए पोप ने लोगों को इंस्टिगेट करना शुरू किया, लोगों को एक तरह से प्रीच करना शुरू किया कि ये होली वॉर है, ये क्रूसेड है, इसमें आप जाओ और अपने जो पवित्र ज़मीन है उसको जीत के लाओ। और वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन फॉट वॉर अगेंस्ट द मुस्लिम्स। इस वजह से मुस्लिम्स के साथ लड़ाई होने लगी और इन वॉर्स को, जैसा मैंने पहले भी बोला था, क्रूसेड कहा गया। और क्रूसेड क्यों कहा गया? क्योंकि वॉर पे जाने से पहले फाइटर्स को पोप जो था वो क्रॉसेस दिया करता था, उसको जस्टिफाई करने के लिए। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से क्रूसेड्स 11th से 12th सेंचुरी के बीच में लड़े गए। इसमें हम 1 by 1 वी विल गो अबाउट इट। इस पर पहले क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन और डिस्क्राइब द क्रूसेड्स दैट वर फॉट इन द 11th एंड 12th सेंचुरी विद एग्जाम्पल्स। पहला जो क्रूसेड था वो 1098 से 99 के बीच में होली वॉर जिसको कहा गया, वो उसके लड़ा गया। इसमें फ्रेंच एंड इटालियन सोल्जर्स कैप्चर्ड एंटियोक एंड क्लेम्ड जेरूसलम, अगेन जो होली लैंड जिसको कहते थे। दे स्लॉटर्ड मुस्लिम, बुरी तरह से कत्लेआम मचाया मुस्लिम्स का, और मुस्लिम्स उस वजह से उनसे नफरत करने लगे और उनको फ्रैंकिश, जो फ्रेंच थे जिनको फ्रैंकिश कहा जाता था, उनको इन्होंने अरबिक नाम दिया फिरंगी। और फ्रैंक्स एस्टैब्लिश 4 स्टेट्स दैट इज इन सीरिया एंड पैलेस्टाइन। देन उस जगह का नाम रखा इन्होंने आउटरेमर, यानी लैंड दैट इज ओवरसीज। तो पहला क्रूसेड हमने देखा, फ्रेंच और इटालियन ने मुस्लिम्स के खिलाफ लड़ा, एंटियोक जीता, जेरूसलम को कब्जा किया
और कत्लेआम मचाया मुस्लिम के बीच में। सेकेंड क्रूसेड जो था वो 1145 से 49 के बीच में, अगेन होली वॉर नाम दिया इसको। इसमें क्या था, जर्मन और फ्रेंच आर्मी जो थी उसने अटैक किया किसको, दमास्कस को, एंड लेकिन यहाँ पे उनको डिफीट का सामना करना पड़ा एंड दे रिटर्न बैक। आउटरमर जो था उसका स्ट्रेंथ खत्म हो गया क्योंकि ये हार गए थे, और क्रिश्चियन रूलर्स टर्न टू लग्जूरियस लाइफ। एक ये भी रीज़न था कि लग्जरी में इतना ज़्यादा चले गए, सेंटर कर गए थे, घुस गए थे कि वॉर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था, इसलिए हार गए। थर्ड जो था होली वॉर, उसको जिहाद कहा गया क्योंकि मुस्लिम्स की तरफ आप समझ सकते हैं 1187 में जो जिहाद लड़ा गया, दैट वाज होली वॉर फ्रॉम मुस्लिम साइड। इसमें सलाहदीन क्रिएटेड इजिप्टो सीरियन एम्पायर, सलाहदीन नाम का जो रूलर था उसने इसको जिहाद का नाम दिया अगेंस्ट द क्रिश्चियन और उनको डिफीट किया, उनको हराया। एंड अगेन ही रीगेन्ड जेरूसलम आफ्टर 100 ईयर्स। तो 100 साल पहले जो क्रिश्चियंस ने जेरूसलम जीत लिया था, 100 साल बाद सलाहदीन ने उसको जीत लिया और उसको जिहाद का नाम दिया। एंड ही टर्न्ड मेनी चर्चेज इनटू मॉस्क एंड दो ट्रीटेड क्रिश्चियनिटी ह्यूमनली, क्रिश्चियंस ह्यूमनली, जो लोग थे वहाँ पे उनसे अच्छा व्यवहार था, लेकिन उनके जो रिलीजियस प्लेसेस थे, दैट इज़ जो चर्चेस थे, उसको उसने मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया। तो ये अगेन आप देखिए, पहला क्रूसेड जो था वो वो उसमें क्रिश्चियंस लड़ रहे थे मुस्लिम्स के खिलाफ, सेकेंड में क्रिश्चियन लड़ रहे थे मुस्लिम के खिलाफ लेकिन हार गए, थर्ड जो था वो मुस्लिम्स ने अटैक किया क्रिश्चियंस को और वो जीत गए। ये सेकेंड क्रूसेड का ही, ये सेकेंड क्रूसेड था, ये फर्स्ट जिहाद था। यानी हम क्रूसेड को 3 पार्ट में अलग अलग करेंगे, उसके बाद जिहाद देखेंगे। थर्ड क्रूसेड जो था वो हुआ 1189 में, और ये जो क्रूसेडर्स ओनली गेन्ड लिटिल बिट, दैट इज कोस्टल टाउन इन पैलेस्टाइन एंड दे फ्री एक्सेस टू जेरूसलम। थर्ड क्रूसेड में सिर्फ इतना ही फ़ायदा मिला क्रिश्चियंस को कि जेरूसलम आना जाना आसान हो गया इनके लिए, और कोस्टल टाउन जो था पैलेस्टाइन का उसको इन्होंने जीता खाली। उसके बाद फाइनली 1291 में मामलुक्स जो टर्क्स थे, जो स्लेव डायनेस्टी के थे, उन्होंने फाइनली दे ड्रोव अवे क्रिश्चियंस फ्रॉम पैलेस्टाइन। यहाँ 1291 में पैलेस्टाइन को फिर कब्जा कर लिया मुस्लिम्स ने और उसको क्रिश्चियंस को वहाँ से भगा दिया। अब जो क्रिश्चियंस यहाँ से निकले वो वापस वेस्टर्न यूरोप की तरफ चले गए और वहाँ बिजी हो गए अपने रीजन को डेवलप करने में, कैसे, politically and culturally. So Christian moved away from this place and they got busy with their own European political and cultural development. अब impact देखते हैं इन क्रूसेड्स का क्या हुआ। एंड बिफोर वी मूव ऑन, एक बार मैं फिर बता दूं, 3 क्रूसेड्स हैं। पहला 1098 to 199 का था जो फ्रेंच ने और इटालियंस ने लड़ा था। दूसरा क्रूसेड जो था वो 1145 से 49, और तीसरा क्रूसेड जो था जिसमें मैंने वो 1189 में था, जिसमें बहुत कम इनको मिला था। और जो जिहाद था दैट वाज ऑल्सो होली वॉर फ्रॉम द साइड ऑफ मुस्लिम्स, वो 1187 में था। और सेकंड जो था वो 1291 में फाइनली मामलुक्स ने क्रिश्चियंस को भगा दिया। अब इम्पैक्ट देखते हैं क्रूसेड का। इसमें नॉट लेस देन 4 इम्पैक्ट्स वर देयर। पहला, हार्शर एटीट्यूड ऑफ मुस्लिम स्टेट्स टुवर्ड क्रिश्चियन, क्योंकि क्रिश्चियंस के हाथ में इतना ज़्यादा लड़ाई हो चुकी थी क्रिश्चियन के साथ इनकी कि मुस्लिम अब क्रिश्चियंस को हेट करने लगे, विच लेड टू बिटर क्रिश्चियन मुस्लिम रिलेशनशिप। सेकेंड हुआ नीड ऑफ सिक्योरिटी इन एरियाज ऑफ मिक्स पॉपुलेशन, जहाँ दोनों रहते थे वहाँ पे एक दूसरे से सिक्योरिटी और बहुत ध्यान रखा जाने लगा। जो भी रूलर होता था वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का इंतजाम करके रखता था। थर्ड जो था वो इन्फ्लुएंस ऑफ इटालियन मर्चेंट कम्युनिटी फ्रॉम पीज़ा, जेनोवा एंड वेनिस इन ट्रेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट जो था एरिया उस पूरे रीजन का, उसमें किसका इन्फ्लुएंस आया, क्योंकि इटली जो है वो बीच में, एक तरफ बाइजेंटाइन है, दूसरी तरफ जो इस्लामिक वर्ल्ड है, तो इनका ये दोनों तरफ जाते थे यहाँ के जो मर्चेंट्स थे, पीज़ा, जेनोवा और वेनिस के, और इनका काफ़ी असर उस एरिया में देखा गया। और एक और चीज़ इम्पैक्ट आया क्रूसेड का कि 1291 में जो मैंने आपको बताया मामलुक के बारे में, रिस्टोरेशन ऑफ मुस्लिम पावर। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, हाउ वर द क्रिश्चियंस परसीव्ड बाय मुस्लिम्स एंड व्हाट रिलेशंस डिड क्रिश्चियंस कैरी इन इस्लामिक स्टेट। पहले मैंने आपको बताया कि बिटर हो चुका था रिलेशन, फिर भी एक दूसरे को देखने का नज़रिया क्या था इनका। पहला जो था, क्रिश्चियंस वर कॉल्ड बाय मुस्लिम पीपल ऑफ बुक, अहल अल किताब कहते थे इनको अरबिक में। क्यों? क्योंकि ये जब आए थे तो इनका, जो क्रिश्चियंस आए थे तो इनका अपना स्क्रिप्चर था और इनकी अपनी होली बुक थी, यानी बाइबल, न्यू टेस्टमेंट। इसलिए जो मुस्लिम्स थे वो क्रिश्चियंस को पीपल ऑफ बुक कहा करते थे कि दीज पीपल हैव कम विद देयर ओन लैंग्वेज एंड देयर स्क्रिप्चर एंड देयर बुक। क्रिश्चियंस वर ग्रांटेड सेफ्टी इन मुस्लिम स्टेट,
जो मैंने आपको बताया कि बाद में क्रिश्चियन को सेफ्टी प्रोवाइड की जाने लगी। तो इसमें क्या था, क्रिश्चियंस वर ग्रांटेड सेफ्टी इन मुस्लिम स्टेट्स, क्योंकि मर्चेंट, पिलग्रिम्स, एम्बेसडर, ट्रैवलर्स, ये लोग जो भी आते थे होली लैंड पैलेस्टाइन को विजिट करने, उनको काफ़ी प्रोटेक्शन दिया जाता था। मर्चेंट इसलिए क्योंकि इकोनॉमी चलानी थी, और एम्बेसडर को वैसे भी एम्बेसडर का सिस्टम होता है कि यू डोंट हर्ट देम, एंड पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स इसलिए कि अगर जब जितना पॉपुलर होगा वो एरिया, वहाँ ट्रेड उतना अच्छा होगा। उसके बाद एक और उसमें और आता है इसमें इस क्वेश्चन का पार्ट, जेरूसलम वॉज कॉन्कर्ड बाई अरब्स इन 638, places of Jesus crucifixion and resurrection is what the Christians believe is Jerusalem, and it became important factor in image building of Muslim in Europe. कि यूरोप में मुस्लिम्स क्योंकि प्रोटेक्ट करते, उस जगह पे क्रिश्चियंस को प्रोटेक्शन देते थे, इसलिए धीरे धीरे उनकी इमेज बिल्डिंग हो रही थी यूरोप में। सो इन 7th segment what we studied about the crusade, the impact of crusade and the perception of Muslims and Christians in each other's eyes. अब हम चलते हैं अपने 8th segment की तरफ, जिसमें हम केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी इकोनॉमी के बारे में, उसके बाद उसके नेक्स्ट सेगमेंट में हम कल्चर और लर्निंग के इन इस्लामिक वर्ल्ड देखेंगे, जिसमें सूफिज़म को भी डिस्कस करेंगे, लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे, और फाइनली इस एरिया के हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस और जोग्राफिकल जो पोजीशन है उसके बारे में भी बात करेंगे। और वी विल फिनिश आवर चैप्टर विद द 3 सर्कल्स इन सेंट्रल इस्लामिक वर्ल्ड, यानी अलग अलग पीरियड को हम स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे इन ब्रीफ। तो लेट अस बिगिन विद द 8th segment, दैट इज इकोनॉमी ऑफ इस्लामिक स्टेट। अभी तक हमने सारा पॉलिटिकल सिस्टम देखा, अब इकोनॉमी देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लामिक स्टेट, यानी इस्लामिक स्टेट की जो इकोनॉमी थी वो कैसे कैसे चलती थी। शुरू में हमने देखा कि इनका ट्रेड और एग्रीकल्चर मेन इनका तरीका था, मेन जरिया था इनका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का, और तीसरा हमने देखा था कि कारवान्स पे ये लोग रेड भी करते थे। बट लेट अस स्टडी इट इन अ फ्रेश मैनर। इसमें पहला था प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन इनका एग्रीकल्चर था, एज आई टोल्ड यू। देन लैंड ओनर्स जो थे वो बड़े और छोटे दोनों थे, और स्मॉल पेजेंट्स भी थे। और जो बिग एरियाज ऑफ लैंड कहाँ पाए जाते थे, ईरान इराक में। और ससानियंस और इस्लामिक पीपल जो थे, ससानियंस यानी जो और टुवर्ड्स ईस्ट, दे टैक्स, इनका जो टैक्स कलेक्टेड बाय एस्टेट ओनर्स, इनका टैक्स कलेक्शन होता था। देन लैंड इन पेस्टोरल टू सेटल्ड एरियाज, सबका विलेज में लैंड को यूज़ किया जा सकता था बाय एवरीबडी एंड एनीबडी। बिग एस्टेट जो अबंडेंट थे वो मुस्लिम एलिट्स को, स्पेशली कैलिफ्स को मिल गए थे सारे लैंड। और इस लैंड पे क्या होता था, एग्रीकल्चर होता था जो स्टेट कंट्रोल करता था, यानी कैलिफ खुद कंट्रोल करता था। लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत प्रॉस्पर कर रहे थे ये लोग, इसलिए लैंड रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आता था। कॉन्कर्ड लैंड पे जो टैक्स ये लोग वसूलते थे उसको खराज कहा जाता था, दैट यूज टू बी हाफ और 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस जो लेता था खलीफा। और अश्र कहा जाता था टैक्स ऑन मुस्लिम लैंड, 1/10 ऑफ प्रोड्यूस इनके पास जाता था। तो ये अलग अलग तरीके थे टैक्स कलेक्शन के, एक था खराज, दूसरा था अश्र। उसके बाद इवन कन्वर्टेड टू मुस्लिम दे पेड लेस टैक्स, जो लोग मुस्लिम को कन्वर्ट हो जाते थे वो लेस टैक्स पे करते थे। इसलिए कैलिफ जो था उसने यूनिफॉर्म टैक्सेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको जो टैक्स देना पड़ता था जजिया और खराज के रूप में, जो मैंने आपको बताया था, वो अवॉइड करने के लिए बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो जाते थे इस्लाम में। तो इस वजह से कैलिफ ने उस सिस्टम को, जो उसको पसंद नहीं आया इस तरह से कन्वर्जन, उसने यूनिफॉर्म टैक्सेशन कुछ दिन के बाद कर दिया। फिर ऑफिशियल गेटिंग सैलरी फ्रॉम एग्रीकल्चर रेवेन्यू, उसको कहते थे इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम बाद में पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में काफ़ी फेमस हुआ था, इंक्लूडिंग द मुगल्स इन इंडिया। फिर एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे इकोनॉमी का ही, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी गो हैंड इन हैंड विथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी किस तरह से जितनी अच्छी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उतना ही अच्छा एग्रीकल्चर, ये चीज़ कैसे तालमेल बैठता था इसका। एक वन पॉइंट वाइज हम देखेंगे। इन नाइल वैली स्टेट सपोर्टेड इरिगेशन सिस्टम, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड कैनाल्स। अच्छे एग्रीकल्चर के लिए स्टेट जो था या जो रूलर था वो खुद ध्यान रखता था किस चीज़ का, सिंचाई का। नाइल वैली यानी इजिप्ट वाले रीजन में
डैम्स और कैनाल्स बनवाता था। फिर डिगिंग ऑफ वेल भी वही करवाता था, यानी कुएं खुदवाता था, वाटर व्हील बनवाता था और अच्छे हार्वेस्ट पे बहुत ध्यान देता था। देन जो लोग ज़मीन को कल्टीवेट करते थे एग्रीकल्चर के लिए, यानी जुताई करके उस पर खेती करते थे, उनको टैक्स कंसेशन मिलता था, यानी किसानों को टैक्स कंसेशन मिलता था। दैट इज़ पीपल हु कल्टिवेटेड लैंड फॉर एग्रीकल्चर, दे वर गिवन टैक्स कंसेशन। उसके बाद इस वजह से टैक्स कंसेशन प्लस प्रॉपर डैम, कनाल, वेल, वाटर व्हील एक्सेट्रा की वजह से क्या हुआ, कल्टिवेबल लैंड जो था, जो कि सिंचाई के लायक, जो खेती के लायक जो ज़मीन थी वो बढ़ने लगी और प्रोडक्टिविटी इनकी जो थी वो एक्सपैंड होने लगी। एंड कॉटन, ऑरेंजेस, बनाना, वाटरमेलन, स्पिनच, ब्रिंजल्स, दे वर ग्रोन एंड एक्सपोर्टेड टू यूरोप। इतनी सारी चीज़ें ये उगाई जाती थी और यूरोप को भेजा जाता था, उसको एक्सपोर्ट किया जाता था। अब आते हैं हम सिटीज़ एंड देयर ग्रोथ। इकोनॉमी में पहला पार्ट हमने एग्रीकल्चर देख लिया। उसके बाद हम सिटी की तरफ आते हैं। सिटी में ईस्टर्न एंड में क्या था, कारवां ऑफ इरानियन मर्चेंट्स फ्रॉम बगदाद अलोंग द सिल्क रूट टू चाइना दैट क्रॉस्ड बुखारा एंड समरकंद, दैट इज ट्रांसऑक्सियाना, एंड दे ब्रॉट चाइनीज गुड ऑफ पेपर, फॉर एग्जाम्पल पेपर गुड्स, चाइनीज गुड्स। तो सिटीज़ का ग्रोथ कैसे हुआ, ईस्टर्न एंड में क्या था, ईरानियन मर्चेंट्स थे, सिल्क रूट से चाइना से भी ट्रेड होता था, जो बुखारा और समरकंद क्रॉस करके इधर आते थे, और चाइनीज़ गुड्स जो थे वो जैसे पेपर जैसी चीज़ें ईस्ट से मिडल ईस्ट की तरफ आती थी। फिर नॉर्थ फ्रॉम ट्रांसऑक्सियाना अगर हम देखें, यानी यूरोप की तरफ अगर हम बढ़ जाएं, तो स्कैंडिनेविया एंड रशिया, इनका क्या था, कमर्शियल नेटवर्क था विच एक्सटेंडेड फ्रॉम फॉर एक्सचेंज ऑफ यूरोपियन गुड्स। यानी आप देखिए कितना बड़ा ट्रेड का इनका नेटवर्क था। एक तरफ बिल्कुल फार ईस्ट में चाइना तक होता था ट्रेड, दूसरी तरफ फार वेस्ट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और रशिया की तरफ होता था, नॉर्थ में भी, नॉर्थ में, और नॉर्थ वेस्ट था पूरा, ऊपर तक चले जाए तो स्कैंडिनेविया और सीधा नॉर्थ चले जाए तो रशिया। इस पूरे रीजन से इनका ट्रेड एक्सचेंज होता था। और वहाँ से क्या चीज़ आती थी, फर आती थी। फिर स्लाविक कैप्टिव जो थे, यानी जो वर्ड स्लेव आया है वहाँ से, जो स्लेव्स पकड़ के, वो इस्लामिक कॉइन, वहाँ पे स्लाविक कैप्टिव्स, द वर्ड फॉर स्लेव वहाँ पे हुआ है। उसके बाद इस्लामिक कॉइन अलोंग रिवर वोल्गा, रशिया में एक बहुत फेमस रिवर है जिसका नाम वोल्गा है, वहाँ पे काफ़ी सारे इस्लामिक कॉइन्स मिले हैं, और बाल्टिक रीजन में भी काफ़ी सारे इस्लामिक कॉइन्स मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि इनका ट्रेड कितना ज़्यादा था इन एरियाज़ में, रशियन एरिया में। देन टर्किश स्लेव्स, जिसको गुलाम कहा जाता था, स्लाविक कैप्टिव्स को स्लाव कहते थे और टर्किश स्लेव्स को गुलाम कहा जाता था। दे वर परचेज्ड इन दिस मार्केट फॉर कोर्ट ऑफ कैलिफ एंड सुल्तान। और स्लेव ट्रेड जो था वो जस्टिफाइड था, उसको काफ़ी बढ़ावा दिया जाता था फॉर गेटिंग हेल्दी स्लेव्स फॉर फाइटिंग वॉर्स, वर्किंग ऑन लैंड, और फीमेल स्लेव जो थी वो डोमेस्टिक हेल्प में काम आती थी। इसके बाद हम फिजिकल यानी मॉनेटरी सिस्टम को के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड टू मेडिवल इकोनॉमिक लाइफ वॉज द डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर मेथड ऑफ पेमेंट। ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द फिजिकल और मॉनेटरी सिस्टम ऑफ मेडिवल इस्लामिक लैंड। अभी तक हमने एग्रीकल्चर देखा, ट्रेड देखा, अब ये सारी चीज़ों को संभालने के लिए जो मॉनेटरी सिस्टम था, जो ट्रांजैक्शन था करेंसी में, वो कैसे होता था, दैट इज़ द क्वेश्चन। और इस वजह से अरब वर्ल्ड को उस टाइम में सबसे हाई पेडेस्टल पे रख दिया था इस फिजिकल सिस्टम में, क्योंकि जो आज चेक यूज़ करते हैं, ये चेक सिस्टम जो था उन्होंने शुरू किया था अरब्स ने, जिसको सक कहा जाता था, SAKK। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, यानी करेंसी में एक्सचेंज नहीं, करेंसी की जगह पेपर एक्सचेंज ऑफ करेंसी, ये सारा सिस्टम उन्होंने शुरू किया था। वन बाय वन हम देखते हैं कैसे। फिजिकल सिस्टम एंड मार्केट एक्सचेंज इंक्रीज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, and coins of gold, silver and copper minted and circulated in bags sealed by money changers। पूरा डिपार्टमेंट एक तरह से था मनी चेंजर्स का, जो ये सारे काम में डील करता था। क्या, किस काम में, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जो कॉइन्स होते थे उनको बैग्स में रख के एक जगह से दूसरी जगह। गोल्ड कहाँ से आता था, सूडान से, अफ्रीका के देश सूडान से, और सिल्वर सेंट्रल एशिया के ज़रफ़शान वैली से आता था। और इन दोनों मेटल्स को
कॉइन के रूप में कन्वर्ट करके उसको यूज़ करते थे। और कॉइन या करेंसी सिस्टम आने की वजह से ट्रेड भी बहुत फास्ट ट्रैक पे चला गया था। इसके अलावा जो प्रीशियस मेटल एंड कॉइन्स जो थे वो कहीं यूरोप से भी मंगाए जाते थे, जिसको कन्वर्ट किया जाता था यहाँ पे करेंसी में। फिर ये जो डिमांड फॉर मनी था, दैट मेड पीपल टू सर्कुलेट वेल्थ। पैसा के ट्रांजैक्शन की वजह से वेल्थ का ट्रांजैक्शन होने लगा। फ्रॉम कॉमर्स, क्रेडिट एंड कैश दोनों फॉर कॉमर्स होता था यूज़। क्रेडिट मतलब आप उधार पे भी दे रहे हैं, और कैश यानी कैश करेंसी भी यूज़ कर रहे हैं। दोनों तरह से ट्रेड को काफ़ी बढ़ावा मिला। अब जो मैंने चेक का एग्जाम्पल दिया उसको लेटर ऑफ क्रेडिट कहा गया, उसको सक्का कहा जाता था, जिसको मॉडर्न फॉर्म उसका चेक है। और दूसरा सुफ्तजा जिसको कहते थे वो है बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी एक तरह से रसीद हुई उसकी, जो आप जैसे आपने कुछ सामान लिया तो उसके बदले में आपको एक रसीद मिली, यानी एक प्रूफ है। तो ये दोनों सिस्टम अरब्स ने शुरू किया था, सक्का का भी और सुफ्तजा का भी। सक्का क्या था, लेटर ऑफ क्रेडिट, और सुफ्तजा था बिल ऑफ एक्सचेंज। और बोथ ऑफ देम वर यूज्ड बाय मर्चेंट एंड बैंकर्स फॉर मनी ट्रांसफ़र। देन यूज़ ऑफ कमर्शियल पेपर फ्रीड मर्चेंट फ्रॉम कैरिंग कैश। जो भी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो सबसे डेंजरस चीज़ थी वो करेंसी को या कैश को कैरी करना था, वो लुटने का डर रहता था। इससे जो कमर्शियल पेपर का ट्रांजैक्शन था उस वजह से ये चीज़ आसान हो गई और ये जर्नी इनकी सेफ होने लगी। देन कैलिफ पेड सैलरीज थ्रू चेक एंड रिवॉर्डेड पोइट्स एंड मिनिस्ट्रल एज वेल। जो उनके एंटरटेनर होते थे, उनके दरबार में जो पोइट्स होते थे उनके कोर्ट में, या उनके जो रेगुलर काम करने वाले लोग होते थे, इन सबको सैलरी जो मिलती थी वो चेक से ही मिलती थी। उसके बाद और या ये आप देखिए आज भी जो बैंक में चेक्स ट्रांसफ़र होता है, या जैसे भी, अब तो खैर इन नेटवर्क बैंकिंग होने लगी, इंटरनेट बैंकिंग, लेकिन चेक से पेमेंट अभी भी होता है। ये उसी समय शुरू हुआ था। देन फॉर्मल बिजनेस अरेंजमेंट जिसको मुजरबा कहा गया, पार्टनर्स इंटरेस्टेड कैपिटल एंड शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस। पार्टनरशिप में बिजनेस होने लगा जिसमें प्रॉफिट और लॉस बराबर बांटते थे, उस सिस्टम को मुजरबा कहा गया। तो हमने यहाँ 3 वर्ड्स नए सीखे, एक सक्का, एक सुफ्तजा और एक मुजरबा। एक और अभी वर्ड हम देखेंगे, व्हाट वाज प्रोहिबिटेड इन बिजनेस। बिजनेस में क्या चीज़ मना थी, क्योंकि इस्लामिक थे तो ये अपनी सिस्टम से चलते थे, अपने रिलीजियस सिस्टम को नहीं छोड़ते थे। इंटरेस्ट बियरिंग ट्रांजैक्शन, ब्याज नहीं खाते थे, जिसको रिबा कहा जाता था, इसको अनलॉफुल माना जाता था। आज भी इस्लाम में ब्याज को बुरा मानते हैं, अन इस्लामिक मानते हैं। पीपल फॉलोड इट इन अ डिफरेंट वे, लेकिन प्रॉफिट तो कमाना था तो इसको एक दूसरे तरीके से इन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया। डिस्गाइजिंग इंटरेस्ट और कमीशन ऑन करेंसी एक्सचेंज, यानी कमीशन का सिस्टम इन्होंने, ब्याज की जगह इंटरेस्ट की जगह कमीशन का सिस्टम बना दिया, क्योंकि जब ट्रेड कर रहे हैं तो प्रॉफिट कमाना तो ज़रूरी है, नहीं तो ट्रेड करने का फ़ायदा नहीं है, तो कमीशन सिस्टम कर दिया। देन इन मेडिवल इस्लामिक सोसाइटी मेनी कैरेक्टर्स आर फीचर्ड। अब इन सब सिस्टम को फॉलो करने वाले जिन कैरेक्टर्स को मेंशन किया गया है इनकी स्टोरीज़ में, उससे भी हमें पता चलता है कि इतना सारा ट्रेड सिस्टम चलता था या फिजिकल सिस्टम था। और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये इनके एक सोर्स है अल्फ लैला वलैला, जिसको टेल्स फ्रॉम 1001 नाइट का नाम दिया गया है जिस बुक को। ये काफ़ी फेमस, दिस इज़ अ वेरी फेमस स्टोरी और फेमस एपिक सॉर्ट ऑफ स्टोरी। इसमें सेलर्स, स्लेव्स, मर्चेंट और मनी लेंडर जैसे कैरेक्टर्स को मेंशन किया गया है, या उनके बारे में काफ़ी लिखा गया है, और उनके थ्रू इन सब चीज़ों को भी मेंशन किया गया है जो इनका इकोनॉमिक सिस्टम था। तो काफ़ी कुछ हमें उससे जानकारी मिलती है। यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो फिनिश हो जाता है इस चैप्टर का। अब हम 9 सेगमेंट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ कल्चर एंड लर्निंग इन इस्लामिक वर्ल्ड, आइडियल कंडक्ट ऑफ मुस्लिम, यानी मुस्लिम कल्चर क्या था, उनकी लर्निंग कैसे थी, और उनका एक मुसलमान का जो आइडियल कंडक्ट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस सेगमेंट का जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द आइडियल कंडक्ट ऑफ अ मुस्लिम इन मेडिवल पीरियड एंड हु गाइडेड देम फॉर सच कंडक्ट। उनको गाइड करने वाले उलेमास थे, और उनकी जो डिफरेंट जो कंडक्ट्स थे, कैसे, हाउ विल दे फॉलो द रिलीजन, वो स्टेप बाय स्टेप यू विल कम टू नो इन दिस आंसर। लर्नड मुस्लिम्स विद सोशल आइडेंटिटी एंड इंटेलेक्चुअल गाइडेड द कम्युनिटी फॉर आइडियल कंडक्ट, यानी जो इंटेलेक्ट में सुप्रीम होते थे और सोशल आइडेंटिटी जिनकी होती थी वो बाकी मुस्लिम्स को गाइड करते थे। इनमें कौन थे? उलेमा। उलेमा कौन थे? रिलीजियस स्कॉलर्स जिनको इल्म यानी नॉलेज था। उलेमा इल्म वर्ड से बना है, इल्म का मतलब होता है नॉलेज।
और नॉलेज किसका था? कुरान का था। तो जितने उलेमास थे उनको कुरान का पूरा नॉलेज होता था और वो फिर फर्दर लोगों को गाइड करते थे कैसे उसको फॉलो करना है। देन उनका जो मॉडल बिहेवियर था या लोगों को जो कहा जाता था फॉलो करने के लिए, वो प्रॉफिट का था। प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो करने को कहा जाता था, जिसको सुन्ना कहते थे। सुन्ना मीन्स ओनली वे टू फॉलो द विल ऑफ गॉड। जिस तरह से प्रॉफिट ने विल ऑफ गॉड को फॉलो किया था, वैसे द पीपल वर एक्सपेक्टेड, द मुस्लिम पीपल वर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। फिर डॉक्यूमेंटेशन जो था मोहम्मद साहब के हदीस का, उसको तफसीर कहते थे, और ये लिखने वाले थे उलेमाज। दैट इज़ तफसीर रिटन बाय उलेमाज डॉक्यूमेंटिंग मोहम्मद्स प्रॉफिट मोहम्मद्स हदीस और हादित। उसके बाद था इनका जो कैलेंडर या इनका जो मुस्लिम लॉ था, द शरिया। शरिया का मतलब होता है स्ट्रेट पाथ, एंड इट वाज डिफाइंड एज बॉडी ऑफ लॉ टू मेड बाय उलेमास टू गवर्न रिलेशनशिप ऑफ मुस्लिम्स विद गॉड। तो इसमें जो भी इनके लॉ या रूल रेगुलेशन थे वो इसमें मेंशन थे। और अगेन उलेमास जो थे, ही दे गाइडेड देम टू फॉलो शरिया। फिर प्रेयर यानी इबादत। इबादत क्या था? रिचुअल्स थ्रू विच शरिया वाज इम्प्लीमेंटेड। किस तरह से प्रेयर करना है, किस तरह से अल्लाह को के सामने बो डाउन करना है, ये सारी चीज़ें जो थी, जो सिस्टम था प्रेयर का, उसको इबादत कहते थे। और सोशल अफेयर्स फॉर कम्युनिटी जो था, उसको मुआमलात कहते थे। जो भी उसमें कंडक्ट होता था सोशल अफेयर्स, जो उलेमास अगेन टीच करते थे। और एक और वर्ड इसमें है कियास। कियास का मतलब था रीजनिंग मेड बाय जूरिस्ट इन फ्रेमिंग इस्लामिक लॉ टू अवॉइड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अर्बनाइजेशन विच इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड इन कुरान और हदीस। ये चीज़ कुरान और हदीस में नहीं है, जो कियास वर्ड है। इसमें क्या था? रीजनिंग बताई जाती थी, जो इस्लामिक लॉ को के कॉम्प्लेक्सिटी को फॉलो करने में जो दिक्कत ना आए, या रीजनिंग मेड बाय जूरिस्ट इन फ्रेमिंग इस्लामिक लॉ टू अवॉइड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अर्बनाइजेशन। जो भी अर्बन कल्चर में जो भी फॉलो करना था, उसको प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से इसमें बताया जाता था, जिसको कियास कहते थे। देन शरिया प्रोवाइडेड गाइडेंस ऑन लीगल इश्यूज विद इन सुन्नी सोसाइटी। अगेन सुन्ना, जिसको सुन्ना वर्ड से सुन्नी सोसाइटी है। सुन्ना क्या था? मॉडल बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट। उसमें जो सोसाइटी फॉलो करती थी वो उसको शरिया कहते थे। और इसमें क्या चीज़ इंक्लूड होती थी? मैरिज, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस। लेकिन इसमें कमर्शियल और कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल लॉ नहीं थे। शरिया में कमर्शियल लॉ नहीं होता और पॉलिटिकल लॉ नहीं होता, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसमें सिर्फ मैरिज, डिवोर्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड मैटर्स होते हैं। शरिया वॉज एडजस्टेड टू सेटल कस्टमरी लॉ एंड पॉलिटिकल, दैट इज़ पॉलिटिकल, यहाँ पे क्या वर्ड है? सियासी, पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्डर लेटर। जब बाद में जो सुल्तान आए या बाद में जो रूलर्स आए, उन्होंने अपने हिसाब से शरिया को मोल्ड किया काफ़ी बार, ताकि जो कस्टमरी लॉ के साथ उसको एडजस्ट किया जा सके। शरिया जो था वो कंट्री साइड में ज़्यादा फॉलो होता था, और लेकिन एक जगह जहाँ डॉटर्स को हक देने की बात होती थी या उनको इनहेरिटेंस में से लैंड देने की बात होती थी, वहाँ पे ये लोग शरिया को बाईपास कर जाते थे, नहीं फॉलो करते थे। विच मीन्स कि कई जगह इसको वेस्टेड इंटरेस्ट के रूप में भी देखा जाता था। देन काजी यानी जज जो था, वो स्टेट अपॉइंट करता था। वो आर्बिट्रेटर का सेटलर ज़्यादा था, मतलब जो दो लोगों में जो बहस छिड़ी या जो लोगों में डिफरेंसेस हुए उसको, डिस्प्यूट को, लेकिन उसको एनफोर्स नहीं, कोई लॉ एनफोर्सर नहीं था। लोगों में लड़ाई होती थी या झगड़ा होता था प्रॉपर्टी लैंड को लेके, उसको वो सेटल करता था, लेकिन नए लॉ को बना के उसको एनफोर्स करने का काम उसका नहीं था। अब यहाँ पे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मुस्लिम और द मुस्लिम रिलीजन, कैसे उसको फॉलो किया गया, उसके बाद हम एक और डाइवर्जन देखते हैं यहाँ इस्लामिक वर्ल्ड में, जिसको सूफिज़म कहा गया। सूफिज़म का पहले मीनिंग जानने से पहले आप जान लीजिए कि सूफिज़म इस्लामिक वर्ल्ड में कैसे एंटर हुआ। सूफिज़म नॉलेज ऑफ गॉड थ्रू एसेटिज़म, अपने आप को इतना ध्यान में लगा दें, इतना ट्रांस में चले जाएं कि भगवान को की भक्ति उस तरह से हो। ये क्यों आया? ये इसलिए आया कि जो उलेमास थे या जो भी मुस्लिम शरिया को या मुस्लिम लॉ को एनफोर्स करने वाले थे, वो बाद में जाके इतने रिजिड हो गए कि कई लोगों को फॉलो करने में जब मुश्किल आने लगी तो लोगों ने उसको छोड़ना शुरू कर दिया, एंड दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर वेज ऑफ प्लीजिंग गॉड और प्रेइंग टू द गॉड। भगवान के तरफ झुकाव के लिए उन्होंने और रास्ता अपना लिया, क्योंकि उनको कभी कभी लगता था कि भगवान के भक्ति में या अल्लाह के प्रेयर में लोगों का बहुत ज़्यादा रिजिडिटी, इस्लाम का और उलेमास का बहुत इंटरफेरेंस हो गया।
So now coming to the topic, Sufism in Islamic world, knowledge of God through asceticism. Question यहाँ देखिए, give an account of emergence of Sufism in medieval Islamic society. 12th में भी आपका ये एक टॉपिक है सूफिज़म पे. सूफिज़म अगर सूफ़ी वर्ड देखें तो सूफ़ी वर्ड का मतलब होता है सुफ़ा यानी प्योरिटी, या जो वो लोग जो गाउन पहनते हैं काले रंग का लबादा सा जो गाउन होता है उसको सुफ़ा कहा जाता है. या फिर जो जहाँ प्रेयर होती थी, जहाँ पे जिस प्लेस पे बैठ के, जिस प्लेटफॉर्म पे बैठ के प्रेयर होती थी उसको सुफ़ा कहा जाता है. बट हियर वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द सूफीज़, अबाउट द सूफीज़. सूफीज़ कौन थे? अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल विद डीपर नॉलेज ऑफ गॉड थ्रू एसेटिज्म एंड मिस्टिसिज्म. एसेटिज्म को रहबनिया कहते थे और मिस्टिसिज्म था. दे sought to renounce the world, that is zud कहते थे, ZUHD, and rely on God alone, tawakkul. Then 8th and 9th century में higher state of mysticism आया जिसको तसव्वुफ कहा गया, by the idea of pantheism, that is oneness of God. इतना ज़्यादा meditation और इतना ज़्यादा ट्रांस में चले जाना कि एक समय पर आके लगे कि भगवान और जो भक्त है वो एक हो गया. देन इस इंटेंस लव फॉर गॉड को इश्क कहा गया. जैसे एक वुमन सेंट थी बसरा की 891 CE में जिनका नाम रबिया था. उन्होंने ये प्रीच किया था अपने पोएम्स में, लव फॉर गॉड यानी इश्क. उसके बाद इसको एक्सप्रेस करने के लिए सूफिज़म का जो मैनिफेस्टेशन था वो क्या था? समा यानी म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स. और ये म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स इस तरह से एक्सटेसी और इमोशन से भरे होते थे भगवान के भक्ति के लिए और उनके प्यार के लिए या इश्क के लिए कि पीपल यूज टू, when they started the concerts, by the end of the concert everyone would actually go into trance while singing it. जैसे कवाली होती है, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल यहाँ मैं अगर दूँ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो आपने निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह में देखा होगा या कहीं किसी भी दरगाह में जो कवालियाँ होती हैं उसमें उस चीज़ की जो शुरुआत थी वो यहीं से हुई थी. देन इट वॉज ओपन टू बोथ मैन एंड वीमेन. सबसे बड़ी बात है कि लिबर्टी बहुत थी इसको फॉलो करने के लिए. बोथ मैन एंड वीमेन could enter this of any religion. ये सबसे बड़ी एक और बात थी कि बड़ा pluralistic जैसा था. Any religious people, any people from any religion could follow it. Then अल-मुत्तावकिल जो था अब्बासिद कालिफ, उसमें उसके सामने धुलमन मिस्री नाम के एक जो पोइट सेंट थे, he taught about true Islam that he learned from an old woman. Dear students, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें. थैंक यू.